मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस लेक्चर में अपन बीए पार्ट द्वितीय वर्ष का जो पेपर है भारतीय राज्य व्यवस्था वाला, उसकी अपन ने जो शुरुआत की थी प्रीवियस क्लासों से अपने शुरुआत की थी, जिसमें अपन ने जो राष्ट्रीय आंदोलन का जो इतिहास था वहां से अपना अध्ययन जो प्रारंभ अपन ने किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के, उस अध्ययन की श्रृंखला के अंदर अपन ने उदारवादी है, उसके बाद अपन ने उसका जो उग्रवादी विचारधारा का जो स्वरूप था उनकी अपन ने चर्चा की थी। और मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस का जो स्वरूप है उसको अपन ने 3 भागों में डिवाइड करते हैं। उसका जो तीसरा भाग है गांधी युग, आज अपन उस युग की चर्चा करेंगे। इसमें गांधी युग पॉलिटिकल साइंस और क्लास जो है ये बीए पार्ट सेकेंड ईयर का, यानी टॉपिक जो है वो बीए पार्ट सेकेंड ईयर की जो भारतीय राज्य व्यवस्था का जो पेपर है उससे लेकर के अपन चल रहे हैं इसको। अब देखिए, गांधी युग का जब आरंभ अपन करते हैं, इससे पहले मैं आपको पुनः एक बार हल्का सा थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं कि अपन ने जब कांग्रेस के इतिहास का अध्ययन किया था, यानी कांग्रेस के इतिहास, यानी इतिहास का मतलब यहाँ उसके कालक्रम को लेकर के अपन ने जो अध्ययन किया था, उस अध्ययन को अपन 3 भागों में विभाजित करते हैं। यानी अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कांग्रेस के कार्यकाल को अपन 3 भागों में देखते हैं। यानी कांग्रेस का कार्यकाल जो था वो अपनी मानिए कि इसकी स्थापना से लेकर के, और स्थापना हुई थी 1885 से, और भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक यानी 1947 तक का जो समय, ये जो समय है इसको कांग्रेस के इतिहास के रूप में भी अपन देखते हैं। तो यहां जो अपन अध्ययन करते हैं तो यहाँ कांग्रेस का इस काल में कांग्रेस को अपन 3 भागों में विभाजित कर देते हैं 85 से लेकर के। पहला है उदारवादी युग। उदारवादी युग की अपन चर्चा करते हैं तो 1885 से लेकर के 1905 तक का जो समय था वो था, जिसमें उदारवादी विचारधारा का वर्चस्व था। अर्थात जो कांग्रेस के जो नेता थे, उदारवादी विचारधारा के जो नेता थे, वो ब्रिटिश सरकार की कार्य प्रणाली, उसकी न्याय प्रणाली जो थी उसमें विश्वास करते थे, और एक अधिराज्य की जो मांग थी कि भारतीय जो है वो ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य में ही शासन व्यवस्था है उसको प्राप्त करें। इस प्रकार की वो जो बातें थी अपने उदारवादी युग में देखी थी। उसके बाद जो दूसरा इसका चरण आता है उसको अपन उग्रवादी युग के रूप में देखते हैं। उग्रवादी युग, इसको अपन 1906 से लेकर के 1919 तक का जो समय है, उस समय तक का जो अध्ययन है कांग्रेस का, वो उग्रवादी विचारधारा का प्रभाव जो है कांग्रेस में दिखाई देता है। अर्थात अब ये जो युग है, ये जो विचारधारा है, ये ब्रिटिश सरकार जो थी, ब्रिटिश सरकार के जो शासन को भारत के हित में नहीं मानते। अर्थात भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की जो मांग है वो यहाँ एक उग्रवादी विचारधारा के जो समर्थक थे उनके द्वारा की जाती है, जिसमें आपको नाम भी पता है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक थे, लाल बाल पाल, विपिन चंद्र पाल, इनका नाम जो प्रमुख रूप से आता है लाल बाल और पाल, ये उग्रवादी विचारधारा के प्रतिनिधि थे। अर्थात एक युवाओं का एक समूह था जो ब्रिटिश सरकार की जो कार्य प्रणाली अब तक की रही है ये भारत विरोधी रही है। अर्थात भारत में विकास नहीं उद्देश्य उनका उद्देश्य है भारत के अंदर फूट डालो और राज करो की नीति उन्होंने अपनाई, जिसके आधार पे भारत को उन्होंने पूर्णतः भारतीय अर्थव्यवस्था को खत्म करने का, भारत की सांप्रदायिक जो गतिविधियां हैं उनको बढ़ाने का प्रयास जो ब्रिटिश सरकार ने किया है। तो ये युग जो है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करता है, जिसके लिए वह विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी के बल जो है उसको उसमें बल देता है। था यहीं पे स्वदेशी आंदोलन जो था वो यहीं से प्रारंभ होता है। और तीसरा चरण जो था वो अपन ने देखा था गांधी युग। गांधी युग को अपन 1920 से 1947 तक मानते हैं, क्योंकि 1920 में ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो था वो प्रारंभ किया था, और यहीं से इस घटनाक्रम का जो उदय है वो होता है। तो गांधी जी हालांकि भारतीय राजनीति में पहले प्रवेश करते हैं, लेकिन सक्रिय तौर पे अगर देखें
तो 1920 के असहयोग आंदोलन से उनकी जो भारतीय राजनीति में जो भारतीय कांग्रेस, जो राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, उसमें प्रवेश होता है विधिक तौर से, और यहीं से आजादी तक का जो समय है उसको अपन गांधी युग के नाम से जानते हैं। तो मेरा उद्देश्य ये था कि पहले अपन जब यहाँ नए टॉपिक का अपन आरंभ कर रहे हैं कि गांधी युग, तो गांधी युग क्या है, इसको अपन किसके साथ जोड़ करके देखें, तो यहां अपन सबसे पहले क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन की अपन चर्चा करें, तो राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन जो है, राष्ट्रीय आंदोलन, वो यहां से ही माना जाता है। कांग्रेस की स्थापना से ही राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन जो है वो किया जाता है। तो इसको अपन 3 भागों में डिवाइड कर करके इसका अध्ययन करते हैं, अध्ययन की सुविधा के आधार पे। तो आज अपन देखेंगे गांधी युग को लेकर। तो आप नोट्स जो है आप इसी प्रकार से बनाना है इनको श्रृंखलाबद्ध तरीके से, ताकि आप इन चीजों को जो है वो याद रख सकें। गांधी युग, यहां से जब अपन गांधी युग की अपन चर्चा करते हैं तो गांधी जी के बेसिकली अपन गांधी जी के अध्ययन में अपन उनके जो 3 सिद्धांत हैं, एक है असहयोग, आंदोलन। दूसरा इनका बड़ा जो मूवमेंट गांधी जी ने किया था वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। तीसरा जो मूवमेंट इनका देखते हैं हम, वो है भारत छोड़ो आंदोलन। तो गांधी युग में अपन बेसिकली गांधी जी के जो 3 महत्वपूर्ण जो मूवमेंट हैं उनको अपन देखेंगे, लेकिन साथ में अपन ये भी देखेंगे कि यहां असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ हुआ इसकी पृष्ठभूमि कैसे बनी थी, और इसके साथ अन्य कौन कौन सी घटनाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है, इस आंदोलन की पृष्ठभूमि कैसे बनी थी, इनके साथ और कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। और भारत छोड़ो आंदोलन है, उसकी पृष्ठभूमि कैसे बनी थी, उसके साथ कौन कौन सी अन्य घटनाएं हैं उनको भी इनके साथ जोड़ करके देखेंगे। तो बेसिकली गांधी युग में जो है वो अपन 3 मूवमेंट जो है गांधी जी के उनका अध्ययन अपन करते हैं, लेकिन इन 3 मूवमेंट के साथ अपन इनके साथ जो अन्य जो घटनाक्रम जो जुड़ता है, भारतीय राजनीति में जो भी उतार चढ़ाव उस समय आए थे ब्रिटिश शासनकाल के दौरान, जो नए कानून आए, उनके विरोध स्वरूप नए नए जो घटनाक्रम हुए थे, उन सबको लेकर के अपन यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो यहाँ देखिए कि गांधी युग का अपन जब आरंभ करते हैं तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि साहब 1909 का एक तो एक्ट आया था, मार्लियामेंटो एक्ट के नाम से। 1909 का जो एक्ट था उससे लेकर के 1919 का जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड का जो एक्ट था, वहां तक भारतीय राजनीति के अंदर, यानी उस समय का जो ब्रिटिश शासन काल था उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव जो है वो दिखाई देते हैं। दूसरी ओर अगर अपन देखें गांधी जी का सक्रिय प्रवेश की अपन यहाँ पे बात करें तो अपन ये भी देखते हैं कि उस दौर के अंदर लाला लाजपत राय जो थे उनकी मृत्यु हो गई, और उसकी गोपाल गोखले की मृत्यु हो गई थी, और तिलक जो थे वो उस समय बीमार थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर एक प्रतिनिधित्व की अपन बात करें, एक अपन ये कहें कि उसका प्रतिनिधि जो था उसके तौर को अगर हम देखें, तरीके को देखें, तो वहां कहीं ना कहीं वो कमजोर दिखे। तो ऐसी स्थिति में गांधी जी का उसमें प्रवेश होता है। गांधी जी राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उसके कार्य प्रणाली के एक सक्रिय
यूं कहें कि एक सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पे प्रवेश करते हैं और संपूर्ण गतिविधियां जो है कांग्रेस के द्वारा गांधी जी को सौंप दी जाती हैं। तो ये जो घटनाक्रम था गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु के बाद से लेकर के, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव जो है अपने को दिखाई देता है। क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में जब आपने भारतीय राजनीति विचारक वाले जो पुस्तक का अध्ययन आपने किया था, तो उस समय आपके जो गोखले का जो अध्याय था उसमें आपने देखा था कि गोखले का अंतिम जो राजनीतिक वसीयतनामा था उसका अध्ययन आपने किया था। तो वहां उन्होंने कुछ सुधार जो किए थे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, 15-16 के आसपास की घटनाक्रम था। तो यहाँ कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है एक प्रतिनिधित्व के अभाव को अगर देखें, एक प्रवक्ता के तौर पर उसको देखें तो कमजोर हो चुकी थी। तो ऐसी स्थिति में गांधी जी का प्रवेश होता है। दूसरी ओर अपन देखें तो गांधी जी की जो पृष्ठभूमि थी, गांधी जी ने 1893 में अफ्रीका के अंदर 1893 में अफ्रीका के अंदर रंग भेद के खिलाफ जो एक आंदोलन चलाया था, जिसमें उन्हें बहुत बड़ी सफलता जो थी वहां पे उनको मिली थी। तो कहीं ना कहीं उनकी कार्य प्रणाली से लोग पहले क्या थे, प्रभावित थे, उनके व्यक्तित्व से लोग पहले प्रभावित थे कि गांधी जी ने अपनी जो कार्य प्रणाली है वो कहीं ना कहीं पहले ही अफ्रीका के अंदर अपनी कार्य प्रणाली का जो प्रयोग उन्होंने किया था उससे भारतीय जन समुदाय जो था वो प्रभावित था। तो यहां गांधी जी जो है भारत में 1915 में, यानी जनवरी 1915 में भारत आते हैं और यहां आते ही उन्होंने भारतीय राजनीति में सक्रिय प्रवेश नहीं किया था। यहां आने के बाद उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी और उसके बाद उन्होंने एक तो चंपारण आंदोलन में भाग लिया था, एक खेड़ा सत्याग्रह और एक अहमदाबाद मिल मजदूर जो आंदोलन था उसमें उन्होंने भाग लिया था। तो यहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रवेश करने से पहले, असहयोग आंदोलन आरंभ करने से पहले गांधी जी के द्वारा चंपारण बिहार के अंदर, खेड़ा गुजरात की बात करते हैं, अहमदाबाद, तो यहां जो था इनके द्वारा बड़े पैमाने पे अगर बात करें तो उनके द्वारा ब्रिटिश सरकार की जो कार्य प्रणाली थी उसके विरुद्ध जो थी एक आवाज बुलंद की थी, लोगों को एकत्रित किया था। ये तो आपने बहुत पढ़ा होगा कि 1917 की बात, जो 16 की बात थी, जहां पे उन्होंने चंपारण के अंदर जो किसानों से 3 खटिया प्रणाली के तौर पे जो खेती करवाई जाती थी उसके विरोध स्वरूप एक मूवमेंट हुआ था जिसे गांधी जी ने नेतृत्व किया था। खेड़ा सत्याग्रह में भी ये प्रक्रिया आती है करों के विरोध में, और अहमदाबाद में मजदूर मिलों ब्लैक जो बोनस था उसको लेकर के विवाद हुआ था। तो कहीं ना कहीं गांधी जी ने मध्यस्थता कर करके और इनको यहाँ पे अपनी भूमिका जो थी उन्होंने यहाँ पे साबित की थी। और उसके बाद गांधी जी का जो प्रवेश जो होता है वो असहयोग आंदोलन के रूप में अपने को दिखाई देता है। दूसरी ओर आता है कि जब गांधी जी की चर्चा करते हैं तो क्या गांधी जी प्रारंभ से ही ब्रिटिश सरकार के विरोधी थे, यानी असहयोगी थे? ऐसा नहीं है। गांधी जी ने जो अपनी राजनीति में जो प्रवेश किया था, गांधी जी ने राजनीति में जो प्रवेश किया था उस प्रवेश में पहले वो ब्रिटिश सरकार के सहयोगी थे। ब्रिटिश सरकार के सहयोगी के रूप में जो प्रवेश उनका था वो ब्रिटिश सरकार के सहयोगी के रूप में था, और उसके बाद वो सहयोगी से असहयोगी हो गए थे। यानी कि ब्रिटिश सरकार की जो कार्य प्रणाली थी वो गांधी जी को अब पसंद नहीं आ रही थी। तो यहां गांधी जी ने जो बौर युद्ध था उनमें, जूल का जो युद्ध था उनमें ब्रिटिश सरकार का कहीं ना कहीं भारतीय जन समुदाय को प्रेरित किया था कि उनको हमें उनका सहयोग करना चाहिए। तो इसके एवज में गांधी जी को कैसे हिंद की उपाधि जो थी, केसरे हिंद की उपाधि, यह उपाधि ब्रिटिश सरकार के द्वारा गांधी जी को दी गई थी। यानी गांधी जी का जो सहयोगी के रूप में जो प्रवेश है उसके आधार पर अगर देखें तो यहाँ केसरे हिंद की उपाधि जो थी वो गांधी जी को दी गई थी। अब देखिए इसके अलावा भी 1909 से 1920 का जो घटनाक्रम है इसके अंदर कुछ और भी अपने को भारतीय राजनीति में कुछ उतार चढ़ाव जो है वो दिखाई देते हैं साहब। जैसे मैं महत्वपूर्ण घटनाक्रम की अगर चर्चा करूं तो आप यहां देखिए
क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप हर एक पॉइंट्स को है वो अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें। ये नहीं है कि केवल गांधी जी के असहयोग आंदोलन को पढ़ लिया या सैन्य के आंदोलन को पढ़ लिया, तो हो सकता है एक समय के लिए वो चीजें आपको याद रहे, लेकिन आपको असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था उसकी पृष्ठभूमि कैसे बनी थी, उससे पहले किस प्रकार का घटनाक्रम रहा था और असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया गया, इसके पीछे क्या घटनाक्रम था। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अपन जब एक मूवमेंट का अपन अध्ययन कर रहे हैं गांधी जी के, तो उसके इर्द गिर्द का जो घटनाक्रम है वो भी अपने याद होना चाहिए। दूसरी ओर अपन गांधी युग का ही आरंभ करते हैं, तो भारतीय राजनीति में गांधी जी का जो प्रवेश है वो किस प्रकार से होता है, तो आप उन सब चीजों को जो है वो प्रभावशाली तरीके से उनको समझने का प्रयास जो आपको करना चाहिए। तो यहां मैंने बता दिया कि 9 का जो था मार्लेमेंटो एक्ट था, 19 का जो था मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड का जो अधिनियम था, भारत में सुधार अधिनियम जो आए थे, इसमें अपन हमारे सिलेबस में जो रहेगा वो 1919 का एक्ट भी रहेगा और 1935 का एक्ट भी रहेगा। तो इनको अपन अलग से इनका अध्ययन करेंगे कि विशेषताओं के बारे में जो सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनके लिए अपन उनका अलग से अध्ययन करेंगे, 1919 के अधिनियम का और 1935 के अधिनियम का। लेकिन जब अपन इस दौर को अपन जो देखते हैं तो यहां कौन कौन सी घटनाएं जो थी वो घटित हुई थी, उनको अपने को देखने की आवश्यकता है। तो यहां सबसे पहला जो आता है कि इस दौर में एक होम रूल यानी गृह आंदोलन जो था, होम रूल एनी बिसेंट का था, तिलक ने भी उसका योगदान दिया था, होम रूल आंदोलन जिसको गृह आंदोलन के रूप में देखते हैं। इसके अलावा जो घटनाक्रम था कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो था उसमें समझौते की बात जो है वो होती है, कांग्रेस व लीग में समझौता, मुस्लिम लीग में समझौता, ये भी यहां आता है। पहले ये दोनों अलग अलग हो गए थे विचारों के आधार पे, लेकिन अंततः उनमें क्या हो जाता है, समझौता हो जाता है। और अंतिम जो घटनाक्रम है 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। तो ये कहीं ना कहीं ये जो घटनाक्रम था, इस घटनाक्रम के आधार पर जो भारतीय राजनीति जो थी उस दौर की, उसमें एक बड़ा परिवर्तन जो था, एक हलचल जो थी वो हमें देखने को मिलती है। तो एक तो हो गया कि गांधी की जो अपन गांधी युग का जो राजनीति में प्रवेश की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो घटनाक्रम है ये इस चीज को क्या करता है, प्रभावित करता है। समझ गए मेरी बात को। दूसरी ओर अपन तो देखते हैं कि गांधी जी का जो प्रवेश होता है राजनीति में वो ब्रिटिश सरकार के सहयोगी के रूप में होता है, और गांधी जी को ब्रिटिश सरकार के सहयोगी के रूप में ब्रिटिश सरकार के द्वारा केसरी हिंद की उपाधि भी प्रदान की गई थी। लेकिन उसके बाद गांधी जी कांग्रेस के इसके अंग्रेजों के सहयोगी से असहयोगी हो गए थे, जिनमें बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम जो है वो आगे आएंगे, वो भी अपन उनको देखेंगे। इसके अलावा अपन जब देखते हैं कि यहाँ ये जो मूवमेंट है, इन मूवमेंट के इर्द गिर्द कौन कौन से घटनाक्रम हुए थे, तो यहाँ आपने देखा कि गांधी जी 1915 में भारत आते हैं, जनवरी 1915 में, और यहाँ साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं, और चंपारण आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर, ये जो थे पहले उन्होंने इस प्रकार का एक छोटे स्तर पे उन्होंने उन आंदोलनों का प्रतिनिधित्व जो था वो किया था। और उसके बाद उन्होंने बड़े मूवमेंट जो थे राष्ट्रीय कांग्रेस के ये कहे कि प्रतिनिधि की बात करें उस समय, तो यहां उन्होंने उसका प्रतिनिधित्व किया था, क्योंकि उस समय गोखले की मृत्यु हो चुकी थी, तिलक बीमार पड़ चुके थे, और कहीं ना कहीं अन्य जो उसके कार्यकर्ता थे, अन्य जो लोग थे कांग्रेस के अंदर जो कार्य कर रहे थे, उनके अंदर भी उनके उत्साह में धीरे धीरे कमी आने लगी थी। तो गांधी जी को उस समय इस प्रकार की पृष्ठभूमि मिली कि उन्होंने कांग्रेस के प्रतिनिधित्व में अपने आप को इस प्रकार से पेश किया कि लोग, उनकी जो कार्य प्रणाली थी 1893 में अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ, उससे भी पहले लोग क्या थे, प्रभावित थे। फिर भारत के अंदर उन्होंने इस प्रकार के जो छोटे स्तर पे जो मूवमेंट किए थे, उनसे भी लोग ज्यादा प्रभावित थे, तो उनकी कार्य प्रणाली को लोग क्या करते हैं, स्वीकार करते सर। तो यह हो गया। इसके बाद अपन देखते हैं कि गांधी जी जो थे उनका जो मूवमेंट है असहयोग आंदोलन, इस असहयोग आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है वो किस प्रकार से बनी थी, उस पृष्ठभूमि का अपन थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं।
तो आप साथ साथ आपकी जो नोटबुक है उसमें नोट्स जो है आप तैयार करते रहें, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप गांधी युग का अध्ययन करते हो तो आपको ये संपूर्ण जो घटनाक्रम है स्टेप बाय स्टेप आपको याद होना चाहिए कि इसके बाद कौन सा घटनाक्रम आया था, उसमें क्या हुआ था, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो ये उसका प्रारंभिक परिचय था गांधी युग का। गांधी युग की जो पृष्ठभूमि थी यानी सामान्य जो परिचय था, इसको अपने ये नाम दे सकते हैं, एक तरीके से ये सामान्य परिचय है। आज का ये जो वीडियो रहेगा वो सामान्य परिचय पे रहेगा, गांधी युग का सामान्य परिचय। और उसमें अपन अब इस सामान्य परिचय के बाद अपन उनके तीन जो बड़े जो मूवमेंट है उनका अध्ययन करेंगे, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से, आज के इस लेक्चर के माध्यम से अपने गांधी युग का जो सामान्य परिचय था, ये गांधी युग का आरंभ कैसे होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास का जब अपन अध्ययन करते हैं तो उसको अपन कितने भागों में विभाजित करते हैं, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से जब उनको अपन भागों में विभाजित करते हैं तो उसमें एक भाग गांधी युग के नाम से भी आता है। तो आज की इस क्लास के माध्यम से केवल और केवल अपन गांधी युग के एक सामान्य परिचय तक ही सीमित अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में अपन असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।